ठीक है। चलो, तो हम लोगों को ये पता चल गया था कि भारत का ये भौतिक विभाजन था। इसमें लिख लीजिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत का भौतिक विभाजन हमने 4 आधार पे किया था। हमने कहा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का मतलब ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का ट्रांस हिमालय, और ये आपका पूरा हिमालय, ठीक है। तो उत्तर का पूरा पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। उसके बीच में आ जाएगा मध्यवर्ती मैदान, इसको हमने बोला था मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। नीचे वाले भाग को हमने कहा था ये है आपका पठार, दक्षिण भारत का, ठीक है। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वाले में देखा कि ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मैदान है, तो मैदान में आपके बहुत सारे मैदान आ जाते हैं। जब मैदान की चर्चा की जाएगी आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ राजस्थान का मैदान आ जाता है, पंजाब का मैदान आ जाता है, गंगा का विशाल मैदान आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है। तो ये सारे मैदान पढ़ेंगे, यहाँ पे भी मैदान है, ठीक। मैदान, आखिरकार मैदान बनते कैसे हैं? मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा कर, नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, जब वो जमा होती है, उसी जमा होने के फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप मैदान का विकास होता है, ठीक है। तो मैदान का विकास नदियों के माध्यम से होता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि भारत में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। मेन टॉपिक आज हिमालय ही रहेगा, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। देखते हैं कहां तक पहुंच पाता है। चलिए, तो ये चीज हमने कल डिस्कस कर दी, आज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से हटा देते हैं। ये ले हट गया। चलिए नीचे वाला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। तो आखिरकार हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे? हिमालय की उत्पत्ति यानी हिमालय का जन्म हुआ कैसे? जैसा कि हम लोगों ने पूरा अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि बहुत सारी चट्टानें हैं, उनका जो है जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था तो हम लोगों ने जाना था कि इस युग में इस क्रम की चट्टानें पाई गई हैं। तो वही क्रम की चट्टानें हमने बोला था कि टर्सरी युग में यानी तृतीय युग में हिमालय का उत्थान हुआ था, ठीक है। तो टर्सरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ था। आज वही हम लोग समझेंगे कि हिमालय का उत्थान आखिरकार हुआ कैसे था। ये सारी चीजें आज हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। बोर्ड कम आ गया। चलिए, जहां तक ऐसे समझ लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे विद्वानों को मतभेद है। इसमें 2 ही विद्वानों के मत को सर्वथा मान्यता प्राप्त हुई है। एक है आपके कोबर का भूसन्नति, यानी कोबर साहब का सिद्धांत था भूसन्नति को लेकर के। एक था आपका प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत थे जो हिमालय की उत्पत्ति की थोड़ा सही व्याख्या करते हैं, ठीक है, स्पष्ट व्याख्या करते हैं। ज्यादातर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ही ज्यादा माना जाता है। तो आज हम 2 लोगों के बारे में जानेंगे, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तन की थियरी या
सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, ठीक है, दोनों में से एक ही है। इंग्लिश का है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिंदी में है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने जैसा बताया था कि ये हमारी एक पृथ्वी थी, बहुत शार्ट में जानेंगे इसको क्योंकि ये पिछले हो चुका है। पृथ्वी थी, पृथ्वी में के बीच में एक ये था आपका कौन सा, ये आपका पेंजिया था, पेंजिया, ठीक है। इस पेंजिया का विखंडन हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ये पेंजिया का विखंडन हुआ था, ठीक। पेंजिया का विखंडन के होने के फलस्वरूप ऊपर वाला हिस्सा आपका और नीचे वाला हिस्सा दो भागों में बट गया। ऊपर वाले हिस्से को हमने लोगों ने बोला लारेशिया या इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को लारेशिया बोला गया और नीचे वाले हिस्से को हम लोगों ने गोंडवाना लैंड बोला था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। और बोला था कि जो इसके बीच में पानी भर गया तो इस बीच में भरे हुए पानी को हम लोगों ने टेथिस सागर का नाम दिया था, टेथिस सागर। अच्छा, अब यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हमारी। हमको फिर मालूम है कि आगे चलकर कालांतर में कुछ समय बाद हमारे जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से हमारा भारत अलग हुआ। गोंडवाना लैंड यानी अफ्रीका, जैसे अफ्रीका जो देश था, अफ्रीका महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप से, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से ये आपका भारत ऐसे सटा हुआ था और ये जुरैसिक युग में ये पुनः भारत इससे अलग हुआ और अलग होने के फलस्वरूप ये क्या हुआ, उत्तर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट किया, ठीक है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ इसका, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते थे कि इसके बीच में कौन सा था, टेथिस सागर था। तो हम लोग पहले बात करें कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, ठीक है, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। तो कोबर साहब ये कहते हैं कि ऊपर आपका ये आपका यहां से अफ्रीका से टूटकर जब प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये आपका बीच में टेथिस सागर है, टेथिस सागर, और ऊपर आपका कौन सा है, अंगारा लैंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया जाना, अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड और ये प्रायद्वीपीय भारत, ये कह सकते हो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो वो कहते हैं कि अंगारा लैंड से जितनी भी नदियां निकलती थीं वो सारी की सारी नदियां टेथिस सागर में अपना मलबा जमा करती थीं, और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत से जितनी भी नदियां निकलती थीं जो सारी की सारी टेथिस सागर में अपना अवक्षेप जमा करती थी, यानी अपना अवसाद जमा करती थी, ठीक है। वो अवसाद ये कोई 1-2 साल या 10 साल की प्रक्रिया नहीं रही, कई 100 वर्षों लाखों वर्षों की प्रक्रिया रही। और जैसा कि हम बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, ठीक है। तो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, कालांतर में ये जो है पूरा मलबा से पूरा ये महासागर जो भी था, टेथिस सागर पूरा मलबा से भर गया नदियों के अवसाद के द्वारा। अब जब भर जाएगा तो इसको जो है ये मलबा भी इस बीच में भरा हुआ है, इधर से गोंडवाना लैंड है, इधर से आपका इधर अंगारा लैंड है, इधर आपका गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट किया, यानी उत्तर की तरफ खिसका, तो जो बीच में मलबा जमा हुआ था वो ऊपर उठ गया। यानी कहने का मतलब जैसे कोई भी चीज हो, अगर हम इस चीज को ऐसे करके बीच से ऐसे कर दें पूरा, तो दोनों कोनों से लेकर दबा दें तो ये पूरा कैसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये कोई एक आकृति नहीं बनी भाई, जब आप बीच में दबाओगे तो ऐसे करके आकृति बनेगी, ऐसे करके आप दबाओगे तो ऐसे की आकृति बनेगी, कई सारे उसमें मोड़ पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो हिमालय स्थित है, या भारत में जो हिमालय स्थित है वो एक नवीन वलित पर्वत है। वलित का मतलब वलन मतलब मोड़दार पर्वत है।
ठीक है, नवीन मतलब नया, टर्सरी युग का है, ठीक है, टर्सरी में तृतीय युग का है। और जितने भी जैसे मान लीजिए आपके मोड़दार पर्वत हैं विश्व के, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हम लोगों ने इसके पहले जाना था कि जो है अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी वलित पर्वत है, लेकिन वो आपकी आर्कियन की चट्टानें यानी प्रथम युग की जो है चट्टानों में वो निर्मित हुआ था, लेकिन ये नवीन वलित पर्वत है, तो इस प्रकार इसे नवीन वलित पर्वत भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बीच में वलन पड़ गया, वलन के पड़ने के फलस्वरूप इसका जो है विकास हुआ हिमालय का, ठीक है, ठीक। इसके बाद में कोबर साहब ने अपना सिद्धांत दिया। इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके बाद आया प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि दरअसल क्या है कि हमारे पृथ्वी के नीचे भी कम से कम 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। इंडियन प्लेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेटें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऊपर का है, ऊपर की जो प्लेट थी जिसे हम लोग यूरेशिया प्लेट कहते हैं, ठीक है, ऊपर की यूरेशिया प्लेट और नीचे की इंडियन प्लेट जब दोनों नीचे से टकराई तो टकराने के फलस्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ। ये कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी इसके जो है जो सिद्धांत दिया उनका नाम है हैरी हेस। हैरी हेस ने ऐसा बताया और कोबर साहब ने मलबा जमा होने के फलस्वरूप हिमालय का उत्थान बताया, ठीक है। तो ये हिमालय की उत्थान की थोड़ी सी जानकारी रही है, ठीक है। अब ये देखते हैं हिमालय हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय का आपका जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या है आपके भारत में, ठीक है, किस प्रकार हमारा जो है ठीक है। तो इसमें हमने ये बताया था कि हिमालय ये आपका जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां से इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम लोग, यहां से ऐसे कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका कहलाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। और जो हिमालय है आपका, हिमालय भी यहीं से इसी के पास से ही आता है, ठीक है, इसी के पास से ही आता है और ये इस प्रकार पूरा फैला हुआ है। ये पूरा हिमालय इस प्रकार, ये पूरा ऐसे करके, ठीक है। तो हिमालय आपका पूरा ऐसे करके फैला हुआ है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये आपका यूरेशिया प्लेट का एक हिस्सा है। यूरेशिया प्लेट जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यूरेशिया प्लेट यानी इसका मतलब हिमालय से पुराना है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय आपका हिमालय से भी पुराना है। हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, हिमालय हम पढ़ रहे थे। हिमालय का विस्तार आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपका जिसे हम लोग नंगा पर्वत बोलते हैं, नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा यानी ये भी एक चोटी है, ठीक है। हाँ, हिमालय पर्वत नहीं है कोई, हिमालय पर्वतों की एक श्रृंखला है। इसमें बहुत बड़े से बड़े पर्वत, छोटे से छोटे पर्वतों की चोटियां हैं इसमें, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं इसमें। तो ये कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है। अब देख सकते हैं कि हिमालय किस प्रकार फैला हुआ है। यहां से ये जाता है ऐसे, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ये सब इसी का हिस्सा हो जाता है, हिंदुकुश पर्वत वगैरह। और इस प्रकार ये आपका यहां से ऐसे करके मुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय एक धनुष के आकार की आकृति भी बनाता है, यहां से लेके ऐसे करके धनुष की आकृति भी बनाता है। यहाँ पे आ जाता है तो हिमालय की ही हिस्सा है। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पटकोईबुम पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपकी हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में जब हिमालय आपका यहाँ पर म्यांमार में प्रवेश करता है तो उसको हम बोलते हैं अराकान योमा,
ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वही नीचे जाके हिस्सा डूब जाता है और समुद्र में जो डूबा हुआ भाग है और उसके जो उठे हुए शिखर है वही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप बन जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, यह रहा हिमालय का पूरा विस्तार। हिमालय का जो ये विस्तार है ये 3 भागों में हुई। हिमालय की उत्पत्ति जो है 3 अलग अलग कालखंडों में हुई है। पहले कालखंड में सबसे पहले आपका ये वाला हिमालय, इसे क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। इसी के फिर बाद में हुआ था कौन सा? ये आपका हो जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य हिमालय। ठीक, फिर इसके बाद में यहीं से ऐसे करके और ये आपका ऐसे करके है पूरा। ठीक है, और फिर यहां से फिर आपका स्टार्ट होता है ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका बृहद ऊपर वाला हिस्सा यहां से स्टार्ट होता है पूरा यहां तक जाता है, तो ये आपका बृहद हिमालय हो गया। ये आपका लघु हिमालय हो गया पूरा। ये आपका शिवालिक हो गया। नीचे वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? शिवालिक। ये 3 हिमालयों की उत्पत्ति अलग अलग कालखंडों में हुई। ठीक है, अलग अलग कालखंडों में इनकी उत्पत्ति मानी गई। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि बृहद हिमालय, फिर इसके बाद में लघु हिमालय, फिर इसके बाद में शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे बृहद हिमालय के बारे में पहली जानकारी ये दी हुई है कि यह हिमालय सचर जोन द्वारा अलग होता है। किससे? ट्रांस हिमालय से। यानी सचर जोन एक क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए ये हिमालय है और ये आपका ये हिमालय है और ये आपका ट्रांस हिमालय है। यहाँ पे कुछ मैदान टाइप में घाटियां होंगी। ठीक है, उस घाटी यानी उस क्षेत्र के माध्यम से ये ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग हुआ है। तो उसका नाम क्या है? सचर जोन। इसका पूरा नाम है इंडियन सांगपो सचर जोन। ठीक है, इसका पूरा नाम इंडियन सांगपो सचर जोन है। ठीक है, बृहद हिमालय। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा चित्र सही से नहीं बना है। ये यहाँ पर ये हिमालय जितना भी है, बृहद हो गया, लघु हो गया, शिवालिक हो गया, ये तीनों हिमालय यहाँ पे चौड़ाई इनकी ज्यादा है। और जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ जाते जाते हैं इनकी चौड़ाई कम होती जाती है। चौड़ाई इस वजह से कम होती जाती, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन इधर ज्यादा फोर्स किया। जब फोर्स किया होगा तो जाहिर सी बात है, जब इधर फोर्स किया होगा तो इधर चोटियां क्या हुई? ज्यादा ऊंची हुई। यानी जब चीजों को, जैसे मान लीजिए कोई भी कोना आप दबाएंगे तो वहां पे उतने ही जितना एरिया दबाएंगे वही एरिया आके ऊपर उठ जाएगा। तो इसी वजह से जितनी भी हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं वो सब की सब सर्वोच्च चोटियां आपकी पूर्वी हिस्सा में है, इस हिस्से में आपकी चोटियां नहीं। ठीक है, और यही कारण है कि यहां पर घाटियां भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यही कारण है यहां पर घाटियां नहीं पाई जाती। घाटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसका विस्तार कहां से है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक पर्वत है। ये नंगा पर्वत यहाँ पे है और नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे है। तो दोनों का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार यहां से यहां तक है। इसकी यह औसत ऊंचाई, यानी कहने का मतलब इस बृहद हिमालय में सबसे जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सारी की सारी चोटियां आपकी बृहद हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पे बृहद हिमालय में स्थित है। जैसे आपका यहाँ पे कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पे आपका आ जाता है मकालू। ये आपका मकालू हो जाता है। और यहां पे आपको याद होगा, यहां पे आपका कंचनजंगा हो जाता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर, 8598 मीटर, एक बार चेक कर लीजिएगा। 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा आपके लिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप तुरंत मार दोगे कंचनजंगा, तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज हम थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, इसके थोड़ा सा हिमालय से हट के ट्रांस हिमालय में जाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपको। हमें मालूम है कि गाडविन ऑस्टिन K2 की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। ये किसकी लंबाई है? आपकी गाडविन ऑस्टिन K2, जो कहां पे है? सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के यहां पे स्थित है आपका K2, जो कि POK के अंतर्गत आती है, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस वजह से अगर यह पूछा जाता क्वेश्चन में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोग लगाएंगे K2, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में है किसी के। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि वो परमानेंट, अगर ऐसा होता तो हम लोग भारत के तरह मैप ही नहीं बनाते, लेकिन है तो भारत में हमारे, लेकिन अधिकार क्षेत्र में अभी हमारे नहीं है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग लगाएंगे कंचनजंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो K2 लगाएंगे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कंचनजंगा लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद में यहां पे आ जाएंगे आप, ये कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है। अब ये सारी के सारी चोटियां आप देख रहे हैं कहां पे स्थित है? ये आपका पूरा नेपाल है, ये आपका पूरा यहां से के बीच में पूरा ये नेपाल है। देख रहे हैं हम, सारी के सारी जितनी भी चोटियां आपकी स्थित, सब सर्वोच्च चोटी ये है, ये सारी की सारी चोटियां आपकी नेपाल में स्थित है। आपका माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक। आपकी जो भारत में स्थित यानी बृहद हिमालय की सबसे जो चोटियां, सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ चोटियां भारत में भी स्थित हैं। जैसे नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी चोटी आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी ये बृहद हिमालय का ही भाग है। ठीक है। नंदा देवी चोटी कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। त्रिशूल भी चोटी है, कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। कामेर उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, बंदरपुर भी उसके बॉर्डर में स्थित है। यानी इतनी सारी चोटियां आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं, ये बृहद हिमालय की चोटियां हैं। तो कभी दे देगा आपको कि त्रिशूल चोटी निम्न में से कहां स्थित है? भारत में, चाइना में, तिब्बत में, इनमें से कोई नहीं। एक दे देगा ऑप्शन भारत में, एक दे देगा आपको नेपाल में, एक दे देगा आपको जो है तिब्बत में, एक दे देगा आपको जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा लगाना होगा? भारत में। तो ये चीज याद रखनी होगी। अब यहां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। जिनकी अब देखिए यहां से लगभग आप एवरेज निकालेंगे इन चोटियों की ऊंचाई की, तो लगभग 6000 मीटर की सारी चोटियां इनकी लंबी है। 6000 मीटर ऊंचाई है, इनकी ऊंचाइयां हैं चोटियों की। ठीक है। तो ये सारी की सारी चोटियां आपकी हो गई। इसी प्रकार इसी चोटी में यानी इसी आपके जो है इसी हिमालय में 2 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। 2 ग्लेशियर का मतलब यमुनोत्री और गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है और यमुना नदी भी निकलती है। ठीक है। उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री, यानी ऊपर वाले यमुनोत्री ग्लेशियर पाया जाता है और नीचे कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक। तो यहां से 2 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहां पर ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पे जेमू ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जेमू ग्लेशियर भी पाया जाता है जहां से हमारी तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है, यहां से तीस्ता नदी निकलती है। तो इस प्रकार ये बृहद हिमालय की ये सामान्य सी जानकारी रही है हमारे पास कि इसकी बस मुख्य जानकारी ये है कि इसका विस्तार आप देखेंगे कहां से कहां तक है, इसके आपका सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, इसमें स्थित कंचनजंगा देखेंगे, और ये किसके द्वारा किसके द्वारा ये जो है किसके द्वारा ये ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी ये आपको 4-5 चीजें 6 चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब उसी के जस्ट नीचे उसी के समानांतर फिर आपका आ जाता है लघु हिमालय, ठीक है। ये हिमालय तीनों के तीनों हिमालय कहते नहीं, एक समय में नहीं उत्थान हुआ इनका अलग अलग समय में उत्थान हुआ है, ठीक है। ये नहीं समझ लीजिएगा एक ही समय में वो तीनों के तीनों उत्थित हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों का लघु हिमालय आ जाता है। अब लघु हिमालय में विशेषकर आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो चलिए, ठीक, ठीक है। तो अब पहली बात तो बात कर लेते हैं लघु हिमालय उसी के समानांतर फैला हुआ है, यानी उसी के पैरेलल में पूरा लघु हिमालय फैला है, ठीक। और लघु हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो MCT यानी इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां पे देखो हम लिख दे रहे हैं मेन, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय लघु हिमालय से, यानी लघु हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है, ठीक है। किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और इस हिमालय में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण जलवायु, यानी यहां पे गर्मी भी आपको हल्की मिलेगी और ठंडी भी मिलेगी। तो इस वजह से यहां पे जितने भी पर्यटक स्थल हैं, यानी जितने भी पर्यटक स्थल हैं, वो सारे के सारे पर्यटक स्थल आपके कहां पे होंगे? बृहद हिमालय में। क्योंकि ज्यादा ठंडी में आप नहीं जा सकते हो, ना ज्यादा गर्मी में घूमने जा सकते हो, आप उसी जगह में जाओगे जहां पे ठंडी भी होती है और हल्की गर्मी भी होती है, ठीक है। तो वो स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल यहीं पे सारे के सारे पाए जाते हैं। वो जो है स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाए जाते हैं कहां पे? लघु हिमालय में, ठीक है। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीत और उष्ण दोनों। और इस शीतोष्ण जलवायु कारण यहाँ पे मुलायम घास के मैदान भी पाए जाते हैं। वो अभी घास के मैदान अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस जो है इस लघु हिमालय में, इस लघु हिमालय को 5 श्रेणियों में, श्रेणी का मतलब यही होता है कि कोई इसमें पर्वत नहीं होगा, पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है। तो इसको मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर देखा जाए तो इसको 4 ही श्रेणियों में बांटा गया है कि इसको पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, लेकिन एक मसूरी श्रेणी भी आती है। अब देखिए मसूरी, आप नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा घूमने वाला स्थल, ठीक है। तो मसूरी, रानीखेत, ठीक है, शिमला, ये सब, शिमला वगैरह कहां पे हैं? ये सारे के सारे कहां पे हैं? लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया है, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये तीनों की तीनों श्रेणी आपकी भारत में स्थित है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नाग टिब्बा महाभारत श्रेणी ये आपकी नेपाल में स्थित है। ये आपकी नेपाल में स्थित है और ये आपकी कहां पे? ये आपकी जो है भारत में स्थित है। अब पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी और इसके बाद में मसूरी श्रेणी। तो अब एक एक चीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे आप देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी आपकी ये स्थित है, यहीं पे आपकी पीर पंजाल श्रेणी, आपकी पीर पंजाल श्रेणी ये है,
इसे क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। इसे हम बोलेंगे पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। इसके बाद में इसके पूर्व में जैसे आप जाएंगे तो इसके पूर्व में फिर सेकंड श्रेणी आ जाएगी आपकी, इसके पूर्व में आपकी आ जाएगी धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, ठीक है। इसके पूर्व में आपकी धौलाधार श्रेणी, फिर इसके पूर्व में जाएंगे तो आपको उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी आ जाएगी, फिर इसके पूर्व में जाएंगे तो आपका ये हिमालय, ये नेपाल में आपकी नागटिब्बा श्रेणी आ जाती है और नेपाल में आपकी महाभारत श्रेणी आ जाती है। ये दोनों श्रेणियां आपकी नेपाल में स्थित हो जाएंगी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां, ठीक है। फिर अब यहां पे पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी यहां पे किससे अलग होती है? यहां पे देखिए आप, ये सबसे ऊपर यहां पे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी आपको हम बताएंगे अभी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम होती है, फिर इसके बाद नीचे वाली श्रेणी लद्दाख श्रेणी होती है, फिर उसके नीचे जास्कर श्रेणी होती है। यानी इसके नीचे कौन सी श्रेणी है? जास्कर के नीचे आपकी आ जाएगी पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी से ही, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में आप देखेंगे तो जम्मू स्थित है और उसके दक्षिण में देखेंगे तो कश्मीर स्थित है। यानी यहाँ पे कश्मीर, थोड़ा सा मैप सही से नहीं बन पाया है, यहाँ पे उसके दक्षिण में कश्मीर और उसके उत्तर में जम्मू स्थित है। और जम्मू से, कश्मीर से जम्मू जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है वो एक दर्रे के माध्यम से अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी श्रेणी, यहाँ पे कौन सा अपनाया जाएगा? यहाँ पे आपका एक दर्रे के माध्यम से रास्ता अपनाया जाएगा और उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, और इसी दर्रे से जवाहर सुरंग भी होकर गुजरती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये पूछ लेगा आपसे कि कश्मीर से जम्मू जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हो कौन से? बनिहाल दर्रे का। या आपको पूछ लेगा बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो आप बता सकते हो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। आप बता सकते हो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। फिर इसके बाद में आप यहां पे आ गए, कौन सा? धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी को आप हिमाचल श्रेणी भी बोल सकते हैं, धौलाधार श्रेणी को आप हिमाचल श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिमाचल श्रेणी की जो राजधानी है, यह हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वो आपकी धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। और उसके पूर्व में आपकी मसूरी स्थित है, उसके पूर्व में आपका यहाँ पे मसूरी स्थित है, ठीक। फिर यहाँ पे आपका नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां स्थित है, ठीक है। इन श्रेणियों के बीच में, जैसे मान लीजिए आप ये श्रेणी है और इसकी श्रेणी ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है और ये आपका धौलाधार श्रेणी है। इसके बीच में जो ये आपका ये मैदान है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घाटी, ठीक है। इसको घाटी बोलते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आया कि अब यहां से हम लोग जास्कर श्रेणी और एक मिनट, यहां ठीक कश्मीर देखिए, पहले तो आपका आ जाएगा कौन सा? जास्कर, ये आपका लद्दाख हो गया, जास्कर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जास्कर और आपका ये पीर पंजाल श्रेणी के बीच में जो खाली स्थान है उसे हम कश्मीर घाटी बोलते हैं। यानी इसके जो बीच में स्थान है उसको हम क्या बोलेंगे? कश्मीर घाटी बोलेंगे। इसके बाद में कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का मतलब पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। जो आपका ये कहां गया, ये आपकी घाटी है कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये आपकी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। काठमांडू घाटी ये आपकी नेपाल में स्थित है
ये किसके किसके बीच स्थित है? ये आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, लघु हिमालय, यानी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी ये घाटियां स्थित है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपका पीर पंजाल और आपका जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी। इसके बाद में पीर पंजाल आप जान रहे हैं ना, पीर पंजाल आपका लघु हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, सॉरी सबसे पश्चिमी चोटी है, ठीक है, सबसे पश्चिमी चोटी आपकी पीर पंजाल है, ठीक है। तो पीर पंजाल और ये वाली चोटी जो ट्रांस हिमालय की चोटी है, इसके बीच में जो घाटी है इसको हम कश्मीर घाटी बोलते हैं। और पीर पंजाल और उसके नीचे जो चोटी, उसके नीचे जो श्रेणी है धौलाधार श्रेणी, उसके बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उसको हम लोग काठमांडू घाटी कहते हैं, सॉरी कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं। यानी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में जो घाटी है उसको कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं। और इसके बाद में दो घाटियां यहाँ पे स्थित है। एक आपकी कौन सी एक घाटी स्थित है काठमांडू घाटी, जो कि किसके किसके मध्य, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आप जैसे ही लघु हिमालय के ढाल में जाएंगे तो वहां पे कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदान भी पाए जाते हैं लघु हिमालय के ढाल में। तो लघु हिमालय तो आपका दरअसल यहां शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में जो ढाल है यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए गए। इस घास के मैदान को जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए गए वहां पे उनका नाम रखा गया मर्ग। क्या नाम रखा गया? मर्ग। भाई जो लघु हिमालय का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर में भी तो है, तो जम्मू कश्मीर में जो घास पाए गए उनको नाम रखा गया मर्ग। और वही घास के मैदान उत्तराखंड में भी आ जाएंगे, तो वो घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहलाएंगे? बुग्याल और पयाल। देखिए लिखा है बुग्याल और पयाल, ये कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में है। मर्ग आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग ये आपके घास के मैदान है। ये शीतोष्ण जलवायु वाले घास के मैदान है, मुलायम घास के मैदान है। ये आपके कहां पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और गुलमर्ग में ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक केंद्र भी आपका गुलमर्ग में ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपका यहां से बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग शिवालिक, हम लोगों ने बृहद हिमालय पढ़ा, मध्य हिमालय पढ़ा, और उसके बाद तीसरा हिमालय आपका शिवालिक श्रेणी आती है, शिवालिक हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय जैसा कि हमने अभी बताया कि शिवालिक, बृहद, मध्य और शिवालिक तीनों हिमालय का उद्भव अलग अलग समय काल में हुआ। तो शिवालिक का उद्भव कब हुआ? प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन के बीच में उद्भव हुआ। ये काल हमने पढ़ाए थे, इसके वीडियो 1 या 2 वीडियो को पहले हमने बताया था कि ये हर जगह यूज होगा। पूरी धरती में जहां भी पर्वत पठार है किसी न किसी युग के होंगे, तो ये हर जगह यूज होगा। इनसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन के बीच में इस शिवालिक श्रेणी का उदय होता है। इसमें खास बात जो ये है, पहली बात तो ये कि इसका विस्तार कहां से है। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये पंजाब से पूरा और आपका कोसी नदी के तट तक है, ठीक है। इसका स्वतंत्र विस्तार, स्वतंत्र का मतलब ये पूर्णतः फैला हुआ, स्वतंत्र रूप से फैला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप आगे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पहाड़ियां मिलेंगी जो कि अलग अलग है, ठीक है। 3 से 4 पहाड़ियां आपको मिलेंगी ऐसे करके, तो जिनका नाम है डफला, मिरी, ठीक है, अबोर, ठीक है, ऐसे करके मिसमी। ये 3 से 4 पहाड़ियां, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 पहाड़ियां आपकी शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये अलग अलग है, ये क्रमबद्ध नहीं है, लगातार नहीं है, ये अलग अलग है। जिस कारण अलग अलग होने के कारण इसको हम इसके साथ ना जोड़ के ये कहते हैं ये स्वतंत्र रूप से कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर कोसी नदी तक। लेकिन इसका विस्तार आपका अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है।
3 जगह पे, 4 जगह पे, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी वहां की जनजातियों के हिसाब से इनका नाम रखा गया है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, वहां की जनजातियों के नाम के हिसाब से उनका पहाड़ियों का नाम रखा गया है। ठीक है, इसमें घाटियां दून और द्वार, यानी घाटियां हमने पढ़ा था कि घाटियां क्या होंगी। घाटियां जो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मध्य हिमालय था, ये आपका मध्य हिमालय हो गया, इसके बीच में, इसके नीचे आपका ये शिवालिक हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया, इसके बीच में जो गैप है, जो समतल मैदान के तरीके एक क्षेत्र है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घाटी। ठीक है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, घाटियों का निर्माण इधर संभव नहीं हो सका, क्योंकि ये घाटियों का निर्माण इस वजह संभव नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर दबाव ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे जगह नहीं बची है। ठीक है, यहाँ पे फैलाव ज्यादा है, यहाँ पे इनकी चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा है उत्तर की तरफ। ठीक है, तो इधर आपको घाटियां नहीं मिलेंगी, घाटियां आपको उत्तर की तरफ मिलेंगी। तो यहाँ पर दून और द्वार नामक 2 घाटियां पाई जाती हैं, दून और द्वार, यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको वो बोलेंगे दून। पश्चिमी जो क्षेत्र की घाटियां होंगी उनको दून बोलेंगे, जैसे कि देहरादून। ठीक है, जो पश्चिम घाटियां होंगी, और जो पूर्व की घाटियां होंगी, ठीक है, यानी इधर की घाटियां होंगी, उसको बोलेंगे द्वार। ठीक है, तो पश्चिम की घाटियां दून और पूर्व की घाटियां द्वार। ठीक है, यानी इनके बीच में घाटियां होंगी, इन घाटियों के नाम हम लोगों ने क्या रखा, दून और द्वार। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार ये आगे दोनों कहां पे हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 घाटियां भी पाई जाती हैं, 2 प्रकार की। और ये अलग होता है कैसे, किससे, हमने बताया था कि जो बीच का जो क्षेत्र होता है, कोई ना कोई क्षेत्र होगा, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, MBT, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से, के द्वारा मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। यानी जैसे ये मध्य हिमालय हो गया और यही शिवालिक हिमालय हो गया, जो बीच के भाग है इसे क्या बोल दिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कह सकते हैं जो भ्रंश, यानी कह सकते हो जो पर्वत है, दोनों पर्वतों के बीच में एक खाली जगह जो होती है, ये दोनों पर्वत है, पर्वत के बीच में जो खाली जगह होगी उसको क्या बोलेंगे, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आज क्या मतलब, अभी हम लोग ट्रांस हिमालय की जानकारी ले लेते हैं। ट्रांस हिमालय हमारा छूट गया था। ट्रांस हिमालय, जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांस हिमालय आपका हिमालय से भी पुराना है। ये आपका किसका भाग माना जाता है, यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला आपका ट्रांस हिमालय में आ जाता है काराकोरम श्रेणी। कौन सी, काराकोरम। ठीक है, और दूसरी श्रेणी आपकी आ जाती है, ये आपकी, इसका नाम हम लोग जानते हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। और ये तीसरी आपकी आ जाती है जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में देखिए 3 श्रेणियां स्थित हैं। काराकोरम सबसे उत्तर में है, यानी सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में आपकी लद्दाख श्रेणी है और उसके दक्षिण में आपकी जास्कर श्रेणी है। ठीक है, 3 श्रेणियां मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम श्रेणी आपकी जब यहाँ पे आके तिब्बत में आके आगे बढ़ती है, भारत से आगे बढ़ती है, तो इस श्रेणी को यहाँ बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, जब यही भाग यानी इसका पश्चिम वाला भाग जब तिब्बत में प्रवेश करता है तो वहां से इस श्रेणी को हम लोग कैलाश पर्वत श्रेणी या कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही भाग पूर्व की ओर बढ़ता है, ऐसे करके यहां पर बढ़ता है, तो यही भाग आपका हिंदुकुश भी कहलाता है। और ये जाके हिंदुकुश पर्वत अलग है, ये जाके पामीर की गांठ से मिलता है। यही काराकोरम श्रेणी आपकी पामीर की गांठ से मिलती है। पामीर की गांठ आप देख रहे होंगे, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है। ये कुनलुन पर्वत, ये हिमालय के उत्थान के समय ही कुनलुन पर्वत श्रेणी का उत्थान हुआ था। ठीक है,
हिमालय के उत्थान के साथ ही कुन-लुन पर्वत श्रेणी का उत्थान हुआ था। ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे कि थोड़ा सा समझ ही लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका मलबा जमा हुआ था और यहां से जब इसमें प्रेशर पड़ा तो अगल यहाँ की जो चोटियां रही हुई, यहाँ का जो मलबा था, सॉरी, प्लेट विवर्तन की थ्योरी कहती है कि जब प्लेटें टकराई तो वो आपस में एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए प्लेटें टकराई, ऐसे आके ऐसे टकराई और आके जब टकराती हैं तो इसमें विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं इसको। अभी हम बताएंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा यानी एक दूसरे को नष्ट करती हैं। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती हैं, जिस कारण इनका पिछले वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों उठ जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यानी ये ऐसे कर रहा होगा, ये वाला हिस्सा उठ गया और ये वाला हिस्सा उठ गया। ठीक है, ये इधर क्या हुआ, इधर हिमालय का निर्माण हुआ था, इधर क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। और ये तिब्बत, ये जो है तिब्बत के उधर में चीन में है, तो इसको क्या बोला गया, कुन-लुन पर्वत श्रेणी, कुन-लुन पर्वत श्रेणी। और ये जो बीच का मैदान है इसे बोला गया तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ये प्लेट विवर्तन की कहती है। ठीक है, तो वही कुन-लुन पर्वत श्रेणी है। कुन-लुन पर्वत श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी आपस में जहां पर मिलते हैं उसे पामीर की गांठ कहते हैं। पामीर की गांठ आपकी एशिया की छत भी बोली जाती है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की हम लोग बात कर रहे थे। काराकोरम श्रेणी में सबसे पहली बात यही है कि काराकोरम श्रेणी सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सॉरी ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंचाई पे स्थित श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। और ऊंचाई पे होने के कारण इसमें ये वर्ष भर बर्फाच्छादित रहता है, यानी वर्ष भर इसमें बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इसमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण हुआ है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। ये सारे के सारे ग्लेशियर किस में हो जाएंगे, आपके काराकोरम श्रेणी में। जैसे लिख दे रहे हैं हम सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें कि हमेशा विवाद चलता रहता है कभी ना कभी। ये आपका 72 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 72 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में बैफो ग्लेशियर है, सब बैफो ग्लेशियर, हिस्पर, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो, ये सब वहां के ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब एक बहुत बड़े बर्फ का पर्वत, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे सारे के सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर। ठीक, एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, काराकोरम श्रेणी का ससाइमी, ये सियाचिन ग्लेशियर से भी बड़ा है। ससाइमी ग्लेशियर काराकोरम में ही स्थित है। और काराकोरम श्रेणी में ही स्थित कौन सा है आपका, काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपकी केटू। और काराकोरम श्रेणी का आधा हिस्सा, ये पूरा का हिस्सा आपका पीओके के अंतर्गत आ जाता है, जिस प्रकार केटू आपका पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का जो ऊपरी वाला भाग है उसको काराकोरम श्रेणी का जो उच्च एशिया का जो भाग है उसे हम बोलते हैं, उसे वो जो है एशिया का जो भाग, वो काराकोरम श्रेणी उसका बैकबोन है। उच्च एशिया की बैकबोन कौन सी है, काराकोरम श्रेणी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में उसके नीचे कौन सी श्रेणी आ जाती है, लद्दाख श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन श्रेणी आ जाती है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में ही राकापोसी चोटी एक स्थित है। कौन सी, राकापोसी चोटी। ये आपकी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। ठीक है, राकापोसी आपकी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में, यहां पे उत्तर में आपकी श्योक नदी बहती है, उत्तर में श्योक नदी, उत्तर में आपका श्योक नदी, और उसके दक्षिण में आपका
सिंधु नदी। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी एक ब्लॉक श्रेणी, ब्लॉक का मतलब होता है अगल बगल नदी और बीच में कोई पर्वत श्रेणी जो भी हो वो ब्लॉक कर दिया गया हो नदियों के द्वारा, तो उसे ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ब्लॉक श्रेणी भी है। बल्कि आगे, जबकि आगे जाकर ये श्योक नदी उससे जाके मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी श्योक नदी और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के आपके बाएं तट पे, बाएं आपका इधर हो जाएगा, सॉरी दाएं तट पे सिंधु नदी आप कैसे बैठ जाएगी, दाएं तट पे आपका लेह स्थित है। यानी सिंधु नदी के यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यहाँ से इंटर करती है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर से निकल के इंटर करती है, तो यहाँ पे आपका उसी के बाएं तट पे लेह आपका जिला स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पे। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी जानकारी, ये भी छूट गया था आपका उसमें। आज से हिमालय आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग हिमालय में जो दर्रे वगैरह हैं और भी जो चीज़ें हैं वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज से हिमालय की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ठीक।